तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू सरस्वती क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और हम हिंदी सेक्शंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एंड हमने अभी तक पीवाईक्यू कर लिए 11, 12, 13, 14 एंड 15 ईयर्स की कर लिए हैं। अब हम इसमें 2015 के आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को हम फिर से, हमारा सिंपल अप्रोच होगा, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से उन्हें समझना, सारे आंसर्स में जो भी हमारे ऑप्शंस होंगे उन सबको एक्सप्लोर करते हुए चलना, सबको समझ के चलना, और हम बेसिक एक नॉलेज लेके चलेंगे। इन केस अगर आपकी कोई कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है तो भी आपकी क्लियरिटी आ जाएगी और आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, राइट। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी पेपर से पहले, जब आपका 20 अगस्त को एग्जाम है, उससे पहले आप पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर लेना। जो भी कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट कर देना, हम डाउट क्लास ले लेंगे उसका। उसका कोई इशू नहीं है। आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए और अपने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए। अपने पुराने जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज करते चलिए, मॉक टेस्ट देते चलिए, क्योंकि आपका पेपर आने वाला है, राइट। हम हिंदी सेक्शंस के क्वेश्चंस कुछ करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी सेक्शंस में जो अपठित गद्यांश होता है वो मोस्टली आता ही आता है। 10 क्वेश्चंस आते हैं, इतना समझिए आपकी 1/3 पार्ट अपठित का ही आता है। तो इस अपठित को पढ़ना है आराम से, एक एक लाइन को पढ़ना है, एक एक शब्द को समझना है और फिर आंसर्स देने हैं। एक बार जब आप इसे समझ लोगे, आप ध्यान देना, जब आप अपना मैनेजमेंट करोगे, टाइम मैनेजमेंट का जब आप प्लान कर रहे होगे, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी बनाओगे आप, उसमें एक चीज ध्यान देना कि मिनिमम आप इसे 2 मिनट्स जरूर देना है एक क्वेश्चन के लिए। क्योंकि 2 मिनट दोगे कम से कम, तभी आप इसके क्वेश्चन को ढंग से कर पाओगे और इसको समझ पाओगे। क्योंकि 2 मिनट्स में जब आप इसे पढ़ोगे आराम से, फिर जो ऑप्शंस होंगे वो आप 30-30 सेकंड भी टाइम नहीं लगेगा, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर्स पे टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, राइट। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो हमें क्वेश्चंस के ऑप्शंस को भी समझना है, क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझना है, कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है इसको समझना है। यानी टाइम मैनेजमेंट की जो आपकी स्ट्रेटेजी होगी उस पर फोकस करना है आपको, राइट। अब हम इसको समझते हैं कि ये जो गद्यांश हमारा है ये किस ओर इंगित कर रहा है या किस संदर्भ में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है। जब इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा तब आप ऑप्शंस देख के सीधे आंसर टिक कर पाओगे, राइट। अब इसे समझते हैं। स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं। कहता है स्थूल एवं बाह्य पदार्थ, जो बाहरी वातावरण के पदार्थ हैं, ठीक, जो स्थूल हैं यानी बहुत रिजिड हैं, टिके हुए हैं, जो परंपरागत कह सकते हो आप, या चट्टान की तरह हैं, दृढ़ हैं, पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। कि वो जो भाव है आपके, जो आपके दृढ़ होती है हमारी इच्छाएं, या हमारा जो व्यक्तित्व एक दृढ़ बन जाता है। कई बार हम अपनी चीजों को लेके, परंपरागत रूढ़ियों को लेके बहुत ही रिजिड से हो जाते हैं। तो वो जो है मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। वो हमारे जीवन में, यानी एज अ मनुष्य के जीवन में जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारे मानसिक विचार होते हैं, जो मानसिक भावनात्मक अनुभूतियां होती हैं, उनसे ज्यादा महत्व नहीं रखते, राइट। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य कर सकता है, रचनात्मक कार्य का मतलब क्या होता है, जो कुछ क्रिएटिव सोच सकता है, कुछ क्रिएटिव कर सकता है, जिसमें इनोवेशन है जिस व्यक्ति के अंदर, उसे भौतिक स्थूल लाभ तथा प्रलोभन ना तो लुभाते हैं और ना ही प्रोत्साहित करते हैं। जो रचनात्मक है, जिसे समझ है जीवन का, या बहुत ज्यादा गूढ़ता नहीं लेकिन फिर भी एक बेसिक सा समझ है, उसे पता है कि जो ये मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो भौतिकवादी संसार की भौतिक चीजें हैं, ये टेम्परेरी हैं या ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। आपके पैसे हो गए, आप जो दौलत, शोहरत, पद, जिसके लिए हर कोई पीछे भागता है, जिसको लोग सफलता समझते हैं। जब हम सफलता का डेफिनेशन सोचते हैं या इसके बारे में बात करते हैं तो लोगों को यही लगता है कि कुछ पा लेना सफलता है। वो ये नहीं सोचते कि जो आपने जीवन पाया उससे आगे आप क्या ही पाओगे, क्या उससे मूल्यवान कुछ आप पा सकते हो। तो लोगों की इतनी सेंस नहीं होती, इस हद तक चीजें समझ नहीं पाते। तो उसी की बात कर रहे हैं कि लाभ अथवा प्रलोभन ना तो लुभाते हैं और ना ही प्रोत्साहित करते हैं। कि जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करता है, जो रचनात्मक कार्य करता है, इनोवेटिव होता है, क्रिएटिव होता है, जिसमें जीवन को लेके एक समझ होती है, एक बेसिक सी समझ होती है, एक सामान्य समझ होती है, वो भी इस बात को समझता है। और उसे भौतिक स्थूल, जो भौतिक चीजें हैं, जो दृढ़ चीजें, जो भौतिक हैं, जो नष्ट हो जाती हैं, उनसे उन्हें उसके लाभ को लेके या उनसे उसे क्या प्रलोभन होगा, इन बातों से उसे फर्क नहीं पड़ता। ना तो वो हतोत्साहित होगा, ना तो प्रोत्साहित होगा। जैसे पैसे कभी उसके पास नहीं है तो भी उसे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, वो उसे अरेंज करेगा, नॉर्मली अपनी लाइफ जिएगा। ऐसा नहीं होगा कि अपने सर पे एक स्ट्रेस लेके घूमता है, क्योंकि उसे पता है कि ये क्या है, भौतिक चीजें हैं, आज है कल नहीं है, राइट। लेकिन
हाँ, रचनात्मक चीजों में, और ये चीजें उसे प्रोत्साहित भी नहीं करें। कभी ऐसा नहीं होगा कि पैसे के लिए या किसी भौतिकवादी वस्तु के लिए वो आकर्षण के प्रति भागता चला जाए। प्रेम में वो प्रेम ढूंढेगा, ना कि आकर्षण ढूंढेगा। कि किसी मनुष्य के प्रति अगर उसके बंदे हृदय में प्रेम जागृत होता है, तो ऐसा नहीं है कि उस आकर्षण के लिए वो भागेगा, उस इंसान को पाने की ललक होगी, वासना होगी, ऐसा नहीं है। अगर वो रचनावादी है, अगर उसमें समझ है, तो वो प्रेम के उस गूढ़ता को समझ पाएगा, उस डेप्थ को समझ पाएगा, उस इसके संवेदनाओं को समझ पाएगा, उस अनुभूतियों को महसूस करने का प्रयत्न करेगा। राइट। और वो चीजें उसे प्रोत्साहित करेंगी, ना कि भौतिकवादी चीजें। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है वो इस बारे में कह रहा है। किस बारे में कह रहा है, इसकी बात करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है। कि जो विचारक होता है, जो थिंकर होता है, जो फिलोसफर होता है, वो हर कोई नहीं हो सकता। हर देखिए, एक सामान्य जीवन होता है, लोग सामान्य मनुष्य, इसलिए लोगों को कहा जाता है ना आम जनता कहते हैं। कि आम जनता जो सामान्य मनुष्य होती है, उसकी जो सोच होती है वो सामान्य होती है। हर कोई विचारक नहीं हो सकता। इसमें लिखा है 10 में से एक ही विचारक होता है। और सच बताऊं तो 10 में से एक नहीं, हजारों में से एक भी नहीं होता आज के टाइम पे। विचार करना लोगों को बुरा लगता है। लोग एक दौड़ में भाग रहे हैं, सबको लगता है लाइफ रेस है, इसको जीतना है, दौड़ना है। वो ये नहीं सोचते क्या यही हमारा लक्ष्य है, क्या इस दौड़ को जीत लेना या इस दौड़ में भागना, क्या यही लक्ष्य है, यही जीवन है, या जीवन इससे कुछ परे है, कुछ अनोखा सा है। क्योंकि अगर यही जीवन है तो हर कोई जी रहा है। पर सच वास्तव में जीवन सबको मिला है, जीते बहुत ही कम लोग, क्योंकि उन्हें जीवन की परिभाषा नहीं पता। उन्हें समझ नहीं है कि जीवन होता क्या है। उन्हें जीवन का मूल्य नहीं समझ आता। उन्हें कोई सेंस नहीं है, कोई एक उनकी जो प्रज्ञा है, जो बुद्धि है, उसमें इतनी समझ नहीं है कि जीवन को वो परिभाषित कर सके। ठीक। उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यंत अल्प होती हैं। क्योंकि जो विचारक होगा, जो क्वेश्चंस करता होगा, जो फिलोसफर होगा, उसमें क्या होगा, जो भौतिक महत्वाकांक्षाएं होंगी बहुत अति अल्प। अति अल्प का मतलब बहुत ही कम होंगी। उसके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं होगी कि मुझे ये वस्तु पाना है, ये वस्तु पाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। उसमें एक समझदारी होगी। वो इन चीजों को समझेगा कि इन भौतिकता के पीछे भागने से बेहतर ये है कि वो अपने ऊपर काम करे, अपनी भावनाओं पे, अपनी अनुभूतियों पे, अपने सत्य को समझे, अपने जीवन के प्रयोजन को समझे, अपने जीवन को समझे। राइट। अब अगला जो पॉइंट लिखा है कि पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। कार्ल मार्क्स के बारे में आप जानते होंगे, उन्होंने 2 सिद्धांत दिए थे। कार्ल मार्क्स जो सिद्धांत है वो बेसिकली इस ओर इंगित करता है कि समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक शोषक वर्ग होता है और एक शोषित वर्ग होता है। या तो आप किसी का शोषण करोगे या तो आपका शोषण होगा। तो कार्ल मार्क्स का ये सिद्धांत था। तो पूंजी का रचयिता, उसे पूंजीवादी का विचारधारा के बारे में मतलब एक जनक कहा जाता है। उसने क्या कहा, उनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। कार्ल मार्क्स तो था, बहुत ही गरीब था, बहुत ही गरीब परिवार से था, सामान्य परिवार से था। और गरीबी उसने बहुत ही अंतर तक, अंतःक्रिया में गरीबी देखी, उसने बहुत अंदरूनी गरीबी देखी, उसके हृदय को बेधने वाली गरीबी भी उसके सामने आई। राज्य अधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला। सुकरात को आप सभी जानते होंगे, वो बहुत बड़े फिलोसफर थे, बहुत बड़े विचारक थे। सुकरात ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। सुकरात की एक बहुत फेमस कोट है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं, और मैं उनमें से एक हूं। तो ये बातें कहना आसान है, इस बात को समझ, देखिए 2 तरीके से चीजें होती हैं। एक होती है आप बातों को जानते हो, जानते बहुत लोग हैं। एक है आप मानते हो, मानते भी बहुत लोग हैं। पर जो जानने वाले हैं और जानने के बाद मानने वाले हैं, वो बहुत कम है। या आप जानते हो तो भी आंख मूंद के जान लिया, क्योंकि आपने किसी फैक्ट को पढ़ा, आपने मान लिया। आपने या तो कहीं लिखा पढ़ा या किसी ने बताया, आपने मान लिया। और एक होता है जानना, टू नो एवरीथिंग। कि आप चीजों को मानते नहीं, आप जानते हो, आप क्वेश्चन करते हो। उन्हें बोलते हैं विचारक, यानी फिलोसफर। सुकरात भी एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, बट उनको मरवा डाला गया। ठीक? क्योंकि विचारक क्या होता है कि वो समाज के जो बंधन है, जो नियम है, उनसे परे बात करता है। वो ये बात नहीं करता कि एक समाज है, उसकी विचारधारा है, तो उन्हीं में वो आगे बढ़े। वो कहता है, क्वेश्चन कर देता है कि समाजधारा में ऐसा क्यों। सही गलत का डेफिनेशन लोग बनाते हैं कि अच्छा आप ऐसा करोगे तो सही है, ऐसा करोगे गलत। वो क्वेश्चन कर देता है विचारक। ये सही गलत का मतलब क्या है आपका, क्या सच में कुछ सही गलत होता है, कि हमारा नजरिया होता है देखने का। अभी मेरा नजरिया आपके प्रति हो जाए कि आप बुरे इंसान हो, और वास्तव में आप अच्छे हो, तो मेरा नजरिया गलत है कि आप गलत हो। आप खुद से सोचिए। तो विचारक जब इतनी गूढ़ता से सोचता है, फिर उस सिचुएशन में क्या होता है, एक समाज उसे अपना नहीं पाता, समाज सक्षम नहीं होता। जब ऐसा भी आप समाज में देखो, जब बहुत कोई नई नई चीजें आती है तो क्या होता है, समाज अपना नहीं पाता, उसका अपोज किया जाता है, विरोध किया जाता है।
राइट। तो ऐसे सुकरात के साथ हुआ। राजा थे, राजाधिकारियों ने क्या हुआ कि सुकरात को मरवा डाला, उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था। पर सुकरात एक विचारक था, फिलोसफर था, उसमें जीवन को लेके गहन समझ थी। तो वो क्या था, जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, मृत्यु के उस पे जाते समय भी वो शांत था, क्योंकि उसे पता था कि ये मृत्यु केवल इस भौतिक शरीर का है, उसका नहीं। क्योंकि वो जो है वो ना तो पैदा हुआ है ना मरेगा। ये होता है एक, जब आप उपनिषद पढ़ते हो, कभी कभी आप उपनिषद पढ़ोगे या आप रामायण महाभारत की जब कुछ जैसे याज्ञवल्क्य संवाद हो गया, जब इन सब चीजों को पढ़ते हो, गूढ़ अध्ययन करते हो अपने उपनिषदों का, तो वहां पे बेसिकली आपको समझ में आता है। ठीक, जैसे हमारे उपनिषद में कहा गया है, न अंतः प्रज्ञम न बहिर्प्रज्ञम न प्रज्ञाधनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। मतलब ना तो मैं अंतः प्रज्ञम हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं शरीर हूं, ना मैं विचार हूं, मतलब मैं इन सबसे परे हूं। जब आप इस हद तक, इन डेप्थ तक चीजों को समझते हो, जैसे विचारक सोचते हैं, जैसे सुकरात ने सोचा, तो उनके अंदर एक शांति थी कि अगर मैं मर रहा हूं तो मैं नहीं रहा, ये शरीर मर रहा है। जैसे आपके गीता के उपदेश में भी कहा गया है, नैनम नैनम छिंदस शस्त्राण नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदन्त्यापो ना शोषयत मारुतः, कि आत्मा को ना तो आग जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है, ना हवा सुखा सकती है। ठीक है, तो ये बातें, ये जो विचारक होते हैं, ये इतनी गूढ़ बातें करते हैं कि सामान्य इंसान समझ नहीं पाता। और इसीलिए ये समस्या उत्पन्न होती है कि सामान्य इंसान क्या करता है, उन्हें समाज में रहने नहीं देता, उन्हें निष्कासित कर देता है, क्योंकि समाज की सोच और उनकी सोच मिलती नहीं है, वो समाज से बहुत ही हटके सोचते हैं। ठीक, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्यों का भली भांति निर्वाह कर चुका था। अब सुकरात खुश इसलिए था या शांत इसलिए था क्योंकि वो जीवन में, उसने समझ लिया था जीवन क्या है, या वो समझ चुका था कि मुझे करना क्या है, अपना लक्ष्य समझ गया, यानी उसका निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, अगर उसे पुरस्कृत किया जाता कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति आती, प्रतिष्ठा के अंबार से लादा जाता, यानी उसे बहुत प्रतिष्ठित पद दे देते राज्याधिकार में, या उसे मंत्री बना देते, या सेनापति बना देते, या कोई अच्छा पद देते, या हीरे जवाहरात देते, पुरस्कार देते, परंतु अपना काम ना करने दिया जाता, परंतु उसे अपना काम नहीं करने देते। एक विचारक जो होता है वो चाहता है कि मेरे विचार लोग जाने, और लोग जीवन के को इस नजरिए से भी देख पाए, इस दृष्टिकोण से भी देख पाए। अगर उसे वो काम ना करने दिया जाता, उसे सब कुछ देते लेकिन उन्हें बिठा देते कि आपको कुछ करना नहीं, आप चुपचाप बैठो, तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप से दंड दिया गया। तो एक विचारक के लिए अपने विचार प्रस्तुत ना कर पाना ही उसके जीवन का सबसे बड़ा दंड होता है। ठीक है, ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं। ऐसा इसमें कहा गया है कि ऐसे बहुत सारे वक्त आते हैं जब हमारे जीवन में क्या होता है, बाहरी सुख सुविधाएं हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हमें लगता है जो बाहरी वातावरण का जीवन है वही हमारे लिए सब कुछ है, जो हमें भौतिकता है, जो भौतिकवादी जीवन है, जो भौतिकवादी विचारधारा है, जैसे किसी के साथ प्रेम करना, फिर उसके साथ रहना, या और भी परिप्रेक्ष्य में किसी पदार्थ को चाहना, यानी घर चाहना, आप हीरे जवाहरात चाहना, या आप बहुत हालीशान चीजें चाहना, लग्जरी चाहना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, उसे क्या कहता है कि हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं। जब हम शुरुआत एज में होते हैं, किशोरावस्था में होते, तो ये सुख सुविधाएं जो होती हमें अपनी ओर खींचती हैं कि इनको प्राप्त करो। और इसीलिए इसे भौतिक संसार कहा गया, क्योंकि भौतिकवादी हैं हम भौतिकता के पीछे भागते हैं। वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती है। अच्छे जीवन के लिए लगता है, मतलब है कि अच्छे जीवन का मतलब है एक आलीशान जीवन आप जीना चाहते हो, एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ चाहते हो, एक अच्छा घर, एक अच्छा बैंक बैलेंस, एक अच्छा समाज में आपका रुतबा या ओहदा जो आप कहते हो, पोस्ट। तो आप ऐसे जीवन को चाहते हो, और हमें लगता है कि हमारे जीवन में ये अनिवार्य चीजें हैं, इसके बिना जीवन निरर्थक हो है, या एक, अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आपका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, कोई सार्थकता नहीं हो पाई। किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमारे जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। परंतु एक प्रश्न उठता है, क्या सच में हमने जीवन का जो रहस्य था वो समझ लिया? क्या जीवन को हमने प्राप्त कर लिया, अपने लक्ष्य को पा लिया? यदि उसका उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा। अगर आपने सच में जीवन को समझ लिया है तो आपको बाह्य वस्तुएं, जो भौतिकवादी संसार की वस्तुएं हैं, उनका दुख नहीं होगा, उन्हें ना पाने का दुख नहीं होगा। यानी आपने किसी से प्रेम किया तो उस प्रेम को ना पाने का दुख नहीं होगा। अगर आपने कुछ चाहा और आपको नहीं मिला तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आप में एक समझ होगी कि वो पाना ना पाना आपके हाथ में नहीं है।
कृष्ण ने भी कहा है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेश कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगस्त्व कर्मणि। यानी कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि वो आपके हाथ में ही नहीं है। तो इसी की बात कर रहे हैं कि जब आप जीवन को समझते हो तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि आप समझ गए कि ये अपने हाथ में नहीं है। इसे आप जितना मुट्ठी आप बांधोगे रेत की तरह फिसलता हुआ चला जाएगा, राइट। और यदि आपने जीवन के लक्ष्य को नहीं समझा, आपने जीवन को नहीं समझा है, तो बेशक हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। अगर नहीं समझा तो आप भटकते रहोगे, तो आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा, इस लक्ष्य के लिए बचाना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इसके अंदर बहुत गूढ़ बातें थी, तो मैंने इसे एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करी है। पर अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। और क्वेश्चन आई होप कि अगर आपने अच्छे से सुना है, अच्छे से ध्यान से सुना है, पढ़ा है इसे, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, राइट। हम क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विचारकों की एक विशेषता क्या है। जो विचारक हैं, जो फिलोसफर हैं, उनकी विशेषता क्या होती है। महत्वाकांक्षाएं नहीं होती। क्या उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम। महत्वाकांक्षा मतलब इच्छा। अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो मैं आपको थोड़ा बेसिक से बता देता हूँ कि महत्वाकांक्षा का मतलब क्या होता है। इसका मतलब बेसिकली होता है इच्छा। क्या उनकी कोई इच्छा नहीं होती, या हाँ, या भौतिक महत्वाकांक्षा है। भौतिक महत्वाकांक्षा का मतलब क्या होता है, जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जैसे आपके पास जो धन संपदा हो गई, इसे मेटेरियलिस्टिक चीजें बोलते हैं। या रुतबा हो गया, जो आप ओहदा समझते हो, इसे मेटेरियलिस्टिक बोलते हैं। पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है। क्या एक जो विचारक होता है, क्या उसे पद चाहिए कोई, क्या वो कोई पद चाहता है या कोई पोस्ट चाहता है, या रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है। तो इसमें जो ऑप्शन है देखिए, उसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, ऐसा भी नहीं है। महत्वाकांक्षा तो आप में होगी, आप एक इंसान हो तो एक महत्वाकांक्षा होगी। अगर आप बहुत अच्छे हो तो आपकी एक महत्वाकांक्षी, अगर कुछ भी नहीं है तो इतनी तो होगी ही कि मैं लोगों को अच्छा कुछ बता सकूं। और ये भी तो एक तरीके की महत्वाकांक्षा है, राइट। तो उसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ये होगा कि रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है। जो विचारक होते हैं वो कुछ रचनात्मक करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ इनोवेटिव करते हैं, कुछ नया देते हैं समाज को, और यही उनकी क्षमता होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप ध्यान से क्वेश्चन करिए, पेशेंटली पढ़िए। पेशेंसली आपको क्वेश्चंस करना है, वहां भी एग्जाम करना है, और आपको एग्जाम में 30 आउट ऑफ 30 लाने हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको 30 आउट ऑफ 30 लाने ही लाने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। आपको जो भी डाउट हो आप उसको बता देना, बट नंबर्स में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर लाना बहुत जरूरी है, नंबर को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता, बट पॉइंट है कि जब इतना आसान है तो आप आसानी से पेपर करना, मजे मजे से नंबर अपने आप आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन है, सुकरात को अपना काम ना करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती। कि सुकरात एक विचारक थे, राइट। अब उनको अगर अपना काम नहीं करने देते जो राज्य अधिकारी थे, ऐसी स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती। ऐसी स्थिति ऐसी हो जाती सुकरात के लिए कि उन्हें बहुत बड़ा दंड मिला है उनकी जिंदगी में, उनके जीवन में। तो ये क्यों की, ऐसा क्यों था। वह अंतिम क्षणों में भी शांत थे। ऐसा इसलिए था क्यों अंतिम क्षण में शांत थे, नहीं, वो अंतिम क्षण में शांत थे क्योंकि उन्हें वो करने दिया गया, उन्होंने वो किया जो उन्हें करना था। फिर वो शांत थे कि जो मुझे करना था, जो मेरा लक्ष्य था, मैंने कर लिया। उनका लक्ष्य क्या था, उनका लक्ष्य था अपने विचारों को लोगों को बताना, कि मैं जीवन को इस नजरिए से देखता हूं, तो आप इसे समझो और इस पे अपना विचार रखो। मैं नहीं कहता आप मेरी बात आंख मूंद के मानो, पर इसको सोचो समझो। वह जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था, वह जीवन के अपने लक्ष्य को पा चुके थे, या प्राप्त कर चुके थे, या पूर्ण कर चुके थे। वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करता था, वह जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया था, होता। सुकरात को अपना काम न करने की स्थिति में कठोर दंड जैसा कब होता, जब उसे अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रोक दिया गया होता, राइट। तो ऐसी स्थिति में उन्हें ऐसा लगता कि उन्हें दंड मिला है, अगर वो अपने कार्य ना कर पाते। बाकी अगर वो अपने कार्य किए तभी तो जीवन में अपने शांत थे, क्योंकि अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्होंने अपना कार्य जो करना था वो तो कर ही लिया, राइट। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं। एक सामान्य जो मनुष्य होता है उसे बाहरी सुख सुविधाएं, बाहरी जो जीवन है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत फैसिनेटिंग लगता है, आप उसके ऊपर भागते चले जाते हैं। ऐसा क्यों है, एक क्वेश्चन है। आराम के लिए, संपन्नता के लिए, भरे भूरे जीने के लिए, अच्छे जीवन के लिए। तो देखिए बाहरी सुख इसलिए लुभाते हैं क्योंकि आप हमेशा अच्छा जीवन जीना चाहते हो। आप चाहते हो आपका जीवन बहुत खुश हो, आपके पास लग्जरी हो, आपके पास अच्छे कपड़े हों, अच्छे आपके दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा हो, आपके परिवार अच्छे हों, आप समाज में आपकी इज्जत हो, सम्मान हो। तो ये चीजें एक सामान्य मनुष्य चाहता है, और इसीलिए उसे बाहरी सुख सुविधाएं बहुत आकर्षित करते हैं, लुभाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है,
वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? अब समर्थ के स्थान पर क्या है जो हम प्रयुक्त नहीं कर सकते? सामर्थ्यवान, क्या जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में सामर्थ्यवान है, क्या इसे यूज नहीं कर सकते? या क्षमतावान, या सक्षम, या शक्तिशाली? तो इसमें जो नहीं यूज करते आप खुद ही सोचो। सामर्थ्य, क्षमता, सक्षम, समर्थ, ये सब एक ही अर्थ देते हैं, लेकिन शक्तिशाली जो है ये अलग अर्थ देता है, जो यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में शक्तिशाली है, ऐसा कोई सेंस ही नहीं बना, राइट? तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। कि प्रतिष्ठा के अंबारों से, अब अंबार के नीचे रेखांकित कर दिया गया है, लाद दिया जाता। रेखांकित का तात्पर्य क्या है? कि प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया था। अंबार का मतलब क्या है? भार से लाद दिया था प्रतिष्ठा के, या धैर्य से, या आभार से, या कृतज्ञता से। तो रेखांकित अंश का तात्पर्य क्या होगा? आप लोग इसे ध्यान से समझिए और इस क्वेश्चन को ध्यान से करिए। प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, यानी प्रतिष्ठा के आभार से लाद दिया जाता। यहाँ पे ये आंसर आपका सही हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपयुक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण आपको पता होगा, संज्ञा पता होगा, सर्वनाम पता होगा, क्रिया विशेषण पता होगा, या क्रिया पता होगा। देखिए मैं क्रिया बताता हूँ। क्रिया का मतलब क्या होता है, पहले आप क्रिया को समझ लो। क्रिया का मतलब होता है जब किसी कार्य के करने या होने का हमें पता चलता है, तो वहां पे उसे बोलते हैं हम क्रिया विशेषण, नहीं उसे बोलते हैं क्रिया। ये करने या होने का पता चलता है, और जब ये करने या होने की जब कोई विशेषता बताता है, क्या बताता है? विशेषता बताता है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक, अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपयुक्त में क्रिया विशेषण क्या है? तो देखिए, निर्वाह करना क्या है? क्रिया है। जीवन व्यतीत करना, जीवन निर्वाह करना, ये क्या है? ये क्रिया है, यानी कुछ करना हो रहा है। लेकिन अब क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? ये भली भांति शब्द बता रहा है कि जो क्रिया हुआ यानी जो निर्वाह हुआ वो कैसा? वो भली भांति हुआ, यानी सुचारू रूप से हुआ, अच्छे ढंग से हुआ। तो यहाँ पे भली भांति का मतलब क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए बहुत बेसिक है, मैं आपको कहो तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्रिया विशेषण का मतलब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया क्या होता है? जब किसी वाक्य में किसी कर्ता के जो कुछ करता है उसके करने या होने का बोध होता है, जो भी वो कर रहा है। जैसे राम जाता है, जैसे आप एक सेंटेंस के थ्रू ऐसे समझ लो कि राम क्या है? जाता है, जाता है। तो यहाँ पे जाना क्या है? ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा क्रिया। जाना क्या है आपका? क्रिया है, राइट? अब यहां मैं कह दूं कि राम जो है वो दौड़ते हुए जाता है, दौड़ते हुए जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए राम जाता है, तो जाना तो क्रिया हो गया, लेकिन राम कैसे जाता है? दौड़ते हुए जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी इसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे, राइट? आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो आपका सही आंसर हो जाएगा भली भांति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे चलते हैं। महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? अब देख लीजिए, महत्वाकांक्षा तो ये किससे बना है? एक हो जाएगा आपका महत्व, ठीक, और एक क्या हो जाएगा? आकांक्षा। महत्व का मतलब क्या होता है? किसी का मूल्य, यानी उसे बोल देते हो आप वैल्यू। और आकांक्षा का मतलब हो जाता है इच्छा। ठीक, अब महत्वाकांक्षा में क्या हो जाएगा? महत्व एंड कांक्षा, महत्व आकांक्षा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा महत्वाकांक्षा का, राइट? आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसमें अगर आपको संधि समझना है तो इसमें आ है, इसमें कौन सा है? आ है, नहीं सिंपल ये आ है, और यहाँ क्या है? आ है, आ, और इसे बना क्या है? आ है। और हमें पता है जब आ ई उ, इनसे मिलके आ ई उ, ये तीनों मिलते हैं तो बनता क्या है? इसमें इसमें आ बन जाता है, ई बन जाता है और ऊ बन जाता है, यानी हमेशा क्या बनता है? दीर्घ बनता है। और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दीर्घ संधि, राइट? तो इसमें अगर संधि देखना है आपको तो इसमें दीर्घ संधि होगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आगे चलते हैं। 97 हो गया, 98 क्वेश्चन है।
कि भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते, कि जो भौतिक लाभ है, जो भौतिक संसार है, इसके जो लाभ हैं वो किसे नहीं लुभाते? धन संपन्न लोगों को, जिसके पास बहुत सारा धन संपन्न नहीं, जिसके पास धन होता है वो और धन चाहता है, वो पैसे से पैसे बनाना चाहता है, तो ऐसा नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सामर्थ्यवान लोगों को, जिसमें सामर्थ्य होती है, क्या उन्हें भौतिक लाभ नहीं लुभाते? या जीवन का लक्ष्य पूरा करने वालों को, या रचनात्मक कार्य करने वालों को, जिन्होंने जीवन का लक्ष्य पूरा कर लिया उनको भी लुभाते हैं। देखिए, जो रचनात्मक कार्य करते हैं उनको भौतिक चीजें नहीं लुभाती, क्योंकि उन्हें पता है कि जीवन का सार कुछ और है, ये भौतिकता नहीं है। वो भौतिकता से परे सोचते हैं, तभी उन्हें हम बोलते हैं विचारक या फिलोसफर कहते हैं। राइट, तो आपका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 4 नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स, कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है। अब पूंजी का रचयिता किसे कहा गया? कार्ल मार्क्स को कहा गया। और इससे हमें क्या पता चलता है कि पूंजी का अर्थ क्या है? धन संपत्ति, एक विचार, ग्रंथ या विरासत। पूंजी क्या है? पूंजी का मतलब हमेशा क्या होता है? पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स है, यानी पूंजी क्या है? एक विचार से लिया गया है, यानी जिस विचार को क्या बोलते हैं? पूंजीवाद। और इसके विचार को बोलते हैं पूंजीवादी विचारधारा। राइट, कार्ल मार्क्स के बारे में बताया गया। तो आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, अब इसको आराम से, अब हमारे पास क्वेश्चन किसका आया है? पद्य का आया है। और पद्य के क्वेश्चन में हम आपको सबको पता है क्या करना होता है? पद्य को आराम से पढ़ना होता है, एक एक लाइन को पढ़ना है, उस लाइन को समझना है, और समझने के बाद हमें क्या करना है? उन सब के आंसर्स करने हैं। सो आपको विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, कि जब हम रोते थे या छोटी छोटी बातों पे मचल जाते थे तो कितना अच्छा लगता था। देखिए, इसमें अगर रस आप देखो तो इसमें आपका वात्सल्य रस होगा। किसमें? क्योंकि एक छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, ठीक, कि छोटे बच्चे ही रोते हैं। आप सूरदास ने जब कभी कोई रचना की है तो सूरदास ने किसकी रचना की? इन्होंने बेसिकली, इन्हें वात्सल्य सम्राट कहा जाता था, और इन्होंने बेसिकली बाल लीलाओं का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? बाल लीला का वर्णन किया, वो भी किसके? कृष्ण के। ठीक, अब इसमें लिखा है कि बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। कि रोना और मचल जाना, हम बच्चे थे तो क्या करते थे? रोते थे, छोटी छोटी बातों पर मचल जाते थे, जिद करते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, और हम अचानक कसकर रोने लगते थे, आंसू हमारे आंखों से गिरने लगते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़ कर आई, मुझको उठा लिया। अब ये मैं रोई, यानी ये कवित्री है कोई जिसने इसे लिखा है। तो कवित्री कह रही कि मैं रोई, तो माँ ने क्या किया? माँ सारे काम छोड़ के चली आई, और उसने, क्योंकि प्रेम उसमें उसकी पुत्री थी, तो उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठा लिया, मेरा आलिंगन कर लिया, गोद में छिपा लिया, और मुझे अ, चुप कराने लग गई। झाड़ पोंछ कर, चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। यानी माँ ने क्या किया कि मुझे झाड़ा पोंछा, यानी मुझे चोट लग गई थी, ये देखा कि चोट तो नहीं लगी है, मुझे चूमा यानी चुम्बन किया, एंड गालों को सुखा दिया। गालों को सुखा दिया मतलब मेरे मुंह को धुला, फिर अच्छे से उसे पंखा किया, यानी मेरे अंदर जो मेरी जो देखभाल है उन्होंने पूरी तरीके से की। ठीक, क्योंकि वो एक माँ थी और ये माँ का प्रेम था। यहाँ पे रस वात्सल्य होगा। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। कवित्री कहती है, अब कवित्री इस कंटेक्स्ट में, संदर्भ में कह रही है कि आज जीवन में बहुत दौड़ भाग हो गया है, वो बचपना चला गया। अब मैं ना चुपचाप बैठ सकती हूँ, ना मैं छोटी छोटी बात पे रो सकती हूँ, ना मचल सकती हूँ, ना मैं आंसू दिखा सकती हूँ अपने हर किसी को, किसी के सामने रो नहीं सकती। ना तो माँ आने वाली है मुझे चुप कराने के लिए अगर मैं रोने लग जाऊं, ना वो फिर से मुझे चुप कराएगी, मेरी देखभाल करेगी। तो हे बचपन, काश तुम फिर से आ जाते। होता है ना, जब हम बड़े होते हैं तो बच्चे बनना चाहते हैं, जब बच्चे होते हैं तो बड़े बनना चाहते हैं। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। हे बचपन, वो मेरी शांति, वो मेरा जो इनोसेंस था, उसको मुझे वापस कर दो, फिर से मुझे वापस कर दो। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक विश्रांति, कि वो जो मेरी व्याकुलता को मिटा दे। क्योंकि मैं बहुत, जैसे हम उम्र में बड़े होते हैं हम बहुत व्याकुल हो जाते हैं जीवन के उतार चढ़ाव को लेके, कुछ चाहिए, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, सफलता असफलता, अच्छा बुरा। हम जीवन की भौतिकता में इतने उलझे हैं कि हमारे अंदर की शांति चली गई। तो इसी की बात कर रहे हैं कि आजा बचपन एक बार फिर से दे दे अपनी निर्मल विश्रांति, वो विश्राम, वो सुकून मुझे दे दो।
व्याकुल मिथा व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक विश्रांति। वो व्याकुल जो हमारी व्यथाएं मिट जाती, ऐसा प्राकृतिक शांति दे दो जो माँ के आंचल में मिलती है। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। वह एक भोली सी मधुर, आप मुझे सरलता दे दो। हे ईश्वर, ईश्वर से कह रही है, आप ऐसे समझो कि काश मुझे वो मिल जाता। कवित्री कह रही है वो मधुर सी मेरे चेहरे पर मुस्कान आ सकती, वो निश्चलता आ सकती मेरे प्रेम में, क्योंकि मैं बच्ची थी तो मैं ऐसी थी। या बचपन में हम सब ऐसे होते हैं जिसमें प्रेम निश्चल होता है, हमारा मुस्कान निश्चल होता है, जिसमें कोई बनावटीपन नहीं होता। हम में जो भी होता है वो प्राकृतिक होता है। हम हंसते हैं तो इसलिए नहीं हंसते क्योंकि हम अंदर से रो रहे हैं या हमें दिखाना है दूसरे को कि मैं हंस रहा हूँ। हम हंसते हैं तो दिल से हंसते हैं, रोते हैं तो दिल से रोते हैं। वह प्यारा जीवन निष्पाप, वो जीवन कितना प्यारा था, कितना निष्पाप था, जिसमें कोई बनावटी नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था। क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप? कि क्या फिर से मेरे जीवन का वो संताप मिट सकेगा? यानी मेरे जीवन में जो इतनी व्याकुलता आ चुकी है, जो इतने उतार चढ़ाव देख के मैं जीवन से कभी हार जाती हूँ, कभी जीत जाती हूँ, लड़ती रहती हूँ मैं उससे। ये संताप है जो मेरे अंदर में एक ग्लानि है, एक दुख है, एक विकलता है, मुझे वो विकलता मिटा दे। हे ईश्वर, मेरी विकलता मिटा दे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कुछ ऐसा साधन है? क्या कोई ऐसा तरीका है कि प्रयत्न करके मैं फिर से अपने वापस से उसी बचपन में, उसी निश्चल प्रेम में या निश्चलता वाले रूप में वापस चली जाऊं? मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। मैं बचपन को बुला रही थी, मैं अपने बचपन से खुद ही संवाद कर रही हूँ मनी मन कि बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी या छोटी सी कुटिया मेरी। मैं बचपन को बुला रही थी कि हे बचपन, बोल उठी बिटिया मेरी। मैंने जब बचपन को बुलाया तो मेरी जो बोल उठी बिटिया मेरी, तो जो मेरी बेटी थी, मेरी पुत्री थी, वो मुझे बुलाने लगी। ठीक है, यानी मेरा बचपन अब मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरी पुत्री के बचपन को देख के मैं उस बचपन को जी सकती हूँ। नंदन वंशी फूल उठी या छोटी सी कुटिया मेरी। और जब मैंने उसे देखा तो लगा कि मेरा पूरा बचपन वापस आ गया, और मेरा बचपन मैं तो नहीं जी सकती, लेकिन उसके बचपने को मैं जी सकती हूँ। उसके बचपन को देख के निहारते हुए, उसको एक शेप में एक आकार देते हुए, उसे एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हुए। शायद यही जीवन है, यही जीवन होता है कि हमारा बचपन जब जाता है तो वापस आता है, पर हमारे पुत्र के रूप में, हमारी पुत्री के रूप में, अगले जनरेशन के रूप में हमारा बचपन आता है। वो जीवन हमेशा साइक्लिक होता है, जीवन कहते हैं ना साइक्लिक होता है, वो रिपीट तो होता है पर अलग अलग रूपों में। हम बच्चे होते हैं, फिर हमारे बच्चे होते हैं, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है कि बचपन में हमने अपना बचपना जिया, और बड़े होके जब हम जीवन से थक जाते हैं, हार जाते हैं, सफलता असफलता, अच्छा बुरा, जब हम उलझ जाते हैं, उस वक्त क्या होता है? उस वक्त फिर से हमारे सामने हमारा पुत्र या पुत्री होती है, और हम उसके बचपन को देख के समझते हैं कि शायद यही जीवन है। इस बचपन को जिसको मैंने जिया था, आज वो जी रहा है। ठीक, और हम उसके साथ जीते हैं, और यही तो जीवन की खूबसूरती है। राइट। अब इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया है, देखना, तो इसके आंसर्स बहुत ही इजी आप करोगे। ठीक। अब इसके क्वेश्चंस को हम ध्यान देते हैं, फिर आपको आइडिया लगेगा कि आंसर इसके कैसे करने हैं। ओके, सो इसके क्वेश्चन को हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार क्या है? इसमें कौन सा अलंकार है कि जो व्याकुल व्यथा है उसे मिटाने वाली? व्याकुल व्यथा मतलब मेरी जो विकलता है, जो व्याकुलता है, जो व्यथा है। व्यथा का मतलब क्या होता है? जो मेरा दुख है उसको मिटाने वाली, मिटाने वाले से मतलब उसको हरने वाली। कौन था? मेरी माँ थी। अब इसमें क्या है? जो व्याकुलता, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली जो मेरी माँ है, इसमें कौन सा अलंकार हो? तो इसमें आप अलंकार ढूंढें तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें अनुप्रास होगा। इसमें या और या की पुनरावृत्ति हुई है, और अनुप्रास में क्या होता है? अनुप्रास का बेसिक इसका संधि विच्छेद आप करोगे तो ये होगा अनु, और क्या हो जाएगा? प्रास। अनु का मतलब क्या होता है? वर्ड, यानी वर्ड का मतलब क्या होता है? अक्षर। और प्रास का मतलब होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति यानी इसका मतलब क्या होता है? दोहराना। यानी जब किसी वर्ड की पुनरावृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, यमक रूपक उपमा नहीं होगा, क्योंकि उपमा में क्या होता है? तुलना होती है। यहाँ कोई तुलना नहीं की जा रही। रूपक में क्या होता है? उसमें भी तुलना ही होती है। और यम नहीं, रूपक में तुलना ही होती है, बट वो भेद रहित आरोप होता है। उपमेय की उपमान की तुलना तो होती है, लेकिन वो भेद रहित होता है। और यमक में क्या होता है कि कोई एक शब्द
दो बार आता है और अर्थ अलग अलग होता है, तो इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो दो बार आया हो अर्थ अलग अलग हो। तो बेसिक इसमें अनुप्रास अलंकार होगा, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 101 बचपन शब्द है कि जो बचपन शब्द है ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, सर्व क्या है? तो देखिए संज्ञा क्या होता है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। विशेषण क्या होता है? एक विशेषता होती है, ठीक। जैसे मेरा बचपन अच्छा था, ठीक, तो इसमें कोई विशेषता नहीं है, राइट। तो संज्ञा सर्वनाम की कोई विशेषता बताए तो उसे बोलते हैं विशेषण। और क्रिया विशेषण क्या होता है? जब हम क्रिया की विशेषता बताते हैं तो उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण, राइट। अब इसके आगे के अगर आप ऑप्शंस देखो इनके क्वेश्चंस को आराम से आप देखो, फिर उसके आप आंसर्स कर सकते हो, राइट। जैसे अब हाँ, संज्ञा की हम बात कर रहे थे। संज्ञा क्या होता है? जब किसी व्यक्ति, स्थान, नाम के भाव को नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा हो गया, एक हो गया विशेषण। विशेषण मतलब क्या होता है? जो विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया था। लेकिन बचपन क्या है? बचपन क्या है? एक तो संज्ञा है ना, तो क्योंकि एक भाव है। बचपन क्या है? एक हमारा भाव है, तो इसे क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। पर भाव में अब इसके अगर और पार्ट्स आते तो आप इसे ये भी बोल सकते थे कि ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, राइट। अभी मैंने थोड़ा, आई थिंक मैंने कुछ और समझा दिया था, तो इसमें ऐसा नहीं है। ये संज्ञा, यही वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, राइट। अब बेसिकली समझ लो, संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया जो किसी काम के करने या होने का बोध कराए। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदन वंशी फूल उठी या छोटी सी कुटिया मेरी। कि नंदन वंशी, नंदन की वंशी, नंद बाबा की वंशी फूल उठी, मेरी पूरी कुटिया जो है फूल उठी, मुस्कुरा उठी, प्रफुल्लित हो गई, आनंदित हो गई। यह छोटी सी कुटिया मेरी, और मेरी छोटी सी कुटिया में एक सुकून, एक आनंद का भाव आ गया। मैं प्रसन्न हो गई, मुझे लगा मेरा बचपन शायद मेरी पुत्री के रूप में लौट आया। ऐसी स्थिति में छोटी कुटिया बड़ी हो गई, कुटिया बड़ी हो गई? नहीं, कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ पड़ा, कुटिया में शांति छा गई। तो नंदन वंशी फूल उठी या छोटी सी कुटिया मेरी, यानी कुटिया में क्या हुआ? कुटिया में एक शांति नहीं छाई, कुटिया में आनंद उमड़ा, यानी मेरी बेटी के रूप में वो आनंद उमड़ पड़ा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। अब इस क्वेश्चन को देखो, तू के नीचे अंडरलाइन है, यानी मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। इस पंक्ति में तू किसे कहा गया है? इस पंक्ति में बच्चे को, बचपन को, कवि को, पाठक को। तो इसमें किसने कहा गया है? इसमें आप इसे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आप इसका आंसर करिए, राइट। इसको ध्यान से देखिए। सॉरी, आई थिंक थोड़ा वॉइस इशू हो गया था, इसको देखते हैं। हाँ, कहाँ थे हम? मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, यानी क्या तू मेरे मन का संताप मिटा पाएगा? ऑन है, आई थिंक, या। तो यहाँ तू से किसका मतलब है? तू से इसमें किसको कहा गया है? इसमें कवि को कहा गया है। नहीं, इसमें बचपन को कहा गया है। इसकी बचपन की हम बात करें ना, पूरी कविता का शीर्षक बचपन पे केंद्रित है, तो यहाँ पे आंसर आपका बचपन सही होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, कवियत्री अपने बचपन को क्यों भुलाना चाहती? जो कवियत्री है वो क्यों चाहती कि बचपन मेरा वापस लौट आए? अपनी माँ की याद में, अपनी बिटिया की याद में, बचपन के आनंद की याद में, बचपन के खेलों की याद में। तो वो चाहती है बचपन के आनंद की याद, कि बचपन कितना सुखमय था, कितना सुकून भरा था। नहीं, सॉरी, इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा कि अपनी माँ की याद में, कि जो कवियत्री है अपनी माँ को भी याद करे, कि कैसे मैं आती थी, रोती थी, मचलती थी अपनी माँ के सामने बचपन में। तो वो उस चीज को याद करती है, और जैसे उसकी बेटी आती है वो अपने मन में खुश हो जाती है कि शायद बचपन मुझे मेरी पुत्री के रूप में मिल गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चे की आंख से आंसू निकलते निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूत होती है? एक बच्चे को, बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूत होती है? आपको कैसा लगता है? आप क्या महसूस करते हो? क्या कष्ट की,
सुख की, विजय की या प्यार की? तो जब आप बच्चे को देखते हो तो आपको क्या लगता है? आपको उस पे प्यार आता है, राइट? कष्ट या सुख, विजय नहीं, क्योंकि बच्चों के जो खुशी होती है, बच्चों का दुख होता है, वो क्षणिक होता है। उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं होता, कारण नहीं होता। उनके पीछे एक छोटी छोटी बातें होती, कोई खिलौना टूट गया, किसी ने उसे डांट दिया, या कुछ भी छोटे छोटे कारण हो गए, या छोटे हल्के से वो गिर गया, बस वो रोने लग जाता है, ठीक? तो उसमें आपको प्यार आता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे उचित आंसर करना है। प्राथमिक स्तर पर अब फिर से आपके क्वेश्चन जो आए हैं वो किस पे आए हैं? टीचिंग्स पे आए हैं। आप टीचर बनने जा रहे हो, तो अब इस अप्रोच से देखो कि आप शिक्षक हो और आप किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते हो या कर सकते हो, राइट? फिर आपका आंसर सही होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। जो प्राथमिक स्तर है, सीटेट वाले, जब आप टीचर बनोगे तो आप जब प्राथमिक स्तर पे पढ़ाओगे, तो जो भाषाई क्षमता का विकास है बच्चों में, उसका क्या अर्थ है? भाषिक नियमों पर अधिकार। क्या इसका अर्थ है कि भाषिक नियमों पर आप उसका अधिकार है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास, इसका अर्थ है भाषिक नियम पर अधिकार, भाषिक संरचना पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता। तो भाषिक नियम, भाषाओं का नियम पर आपका अधिकार हो, क्या ये है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों को भाषिक नियम जानने की जरूरत नहीं है। भाषिक रचना पर अधिकार हो, ये भी नहीं है। भाषा अनुकरण की कुशलता हो, नहीं है। क्योंकि छोटे बच्चों में आपको अगर समझना है कि उनकी भाषा पर कितना अधिकार है, तो आपको ये जानना है कि भाषा उनकी प्रयोग कितना अच्छा वो कर पाते हैं, उसका उन्हें यूज कितना आता है। जितना वो यूज करेंगे उतना वो भाषा को समझने में सक्षम होंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 107 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की जो आगमन विधि की विशेषता क्या है? आगमन विधि क्या बताती है? आगमन, नियम, निगमन आपने विधि पढ़ी होगी। पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना। आगमन नियम क्या कहता है? तो आगमन नियम आपका कहता है कि पहले आप उदाहरण दीजिए, किसी बात को आप किसी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बारे में एक कहानी बुनिए, फिर आप उसे आराम से बताइए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उस भाषा का व्याकरण जानना। क्या भाषा पर अधिकार पाना है, अगर आपको भाषा को अच्छे से समझना है, तो क्या जरूरी कि भाषा का व्याकरण आप जानो? नहीं। भाषा को समझने के लिए व्याकरण पहले ही सीढ़ी नहीं है, पहला चरण नहीं। व्याकरण एक वक्त के बाद जरूरत है उसकी जानने की, लेकिन शुरुआती चरण में या प्राइमरी स्तर के चरण में, प्राथमिक चरण में ऐसी कोई जरूरत नहीं। शब्दों के अर्थ में अर्थ जानना, शब्दों के सब आप अर्थ जानो नहीं। उस भाषा की वाक्य संरचना जानना या उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। तो आप सिंपल समझते हो, इसका यही यूज होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा उसका यूज करो। जितना आप यूज करोगे उतना सारी चीजें, आपकी जो सरलता है, भाषा की सहजता है, वो सब अपने आप आता है। वो कंठस्थ करने से, याद करने से नहीं आता, वो आप जितना प्रयोग करते हो उससे आता है, राइट? सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है उसको देखते हैं कि समावेशी कक्षा में बच्चों बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। इसमें पूछ लिया नहीं कि आप समावेशी कक्षा में हैं और आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं है? विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? या बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों की विभिन्न प्रकार की दृश्य शब्द सामग्री उपलब्ध कराना, या बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। तो इन सब में क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? तो आपकी इसमें जिम्मेदारी क्या नहीं? इन संसाधनों की खोज करना। आपको खोज नहीं करना है, संसाधन ऑलरेडी हैं। क्योंकि उसमें समावेशी में क्या दृश्य और श्रव्य वाली जो सामग्री होती है वो आपको चाहिए होती है, उसमें खोज नहीं करना, वो तो ऑलरेडी हमें पता है कि क्या चाहिए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ने की संस्कृति के विकल्प के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। सामूहिक, व्यक्तिक, सस्वर और मौन। पढ़ने को हम कैसे पढ़ें, या पढ़ने की जो संस्कृति का विकास का क्रम है उसमें पठन को प्रोत्साहित कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और तभी इसका आप आंसर देने में सक्षम होंगे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन क्या था? सॉरी, थोड़ा पानी पी रहा था मैं। प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है सामूहिक, व्यक्तिक, सस्वर, मौन की पढ़ने की संस्कृति के विकास क्रम। देखिए, पढ़ने में पहले क्या चाहिए? क्या सामूहिक पहले पढ़ाना जरूरी नहीं? पहले बच्चे को, एक एक बच्चे को पढ़ना आना चाहिए, पहले हमें इसके फोकस करना है। तो जो व्यक्तिक है, यानी पहले एक एक इंडिविजुअल की हमें बात करनी है, उस पर फोकस करना है, राइट? तो दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं।
भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? जो भाषा की हमारी पाठ्यपुस्तक है, उसकी महत्वपूर्ण जो है वो पक्ष क्या है? कागज की गुणवत्ता, आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन या अभ्यासों की बहुलता। तो जो प्राइमरी स्तर पे है वो उसमें भाषा के जो पाठ्यपुस्तक है उसमें क्या चाहिए? कागज की गुणवत्ता कोई मायने नहीं रखती, आकर्षक चित्र आपके मायने रखते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो बच्चा है या जो प्राइमरी स्तर का बच्चा है वो चीजों को अच्छे से समझ पाएगा, एक इमेज के थ्रू उसे बना के चीजों को चित्रों के सहारे समझने में सक्षम होगा। पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता, ये सारे कोई मैटर नहीं करते। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, जो समग्र भाषा पद्धति है उस पर जो आधारित कक्षा है वो क्या करती है? सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, या बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है? जो समग्र भाषा पद्धति है वो किस पर बल देती है? तो वो सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे चलते हैं कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। कि विद्यालय का जो बाहर का जीवन है और वहां पे प्राप्त जो ज्ञान है, जो आपको अनुभव मिला, वो भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, एक मोटिवेशन देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें व्याकरणिक नियमों की जानकारी होती है, या मानक प्रवर्तनी का सम्यक होता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। तो उसका जो विद्यालय के बाहर का परिवेश है उसमें आपको क्या मिलता है? उसमें समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। ठीक है, सम्यक प्रकार से आप चीजों को समझ पाते हो। तो डी इज द राइट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं? जब पहले कक्षा में प्रवेश लेते हैं उससे पहले बच्चे क्या होते हैं? क्या तुतलाते हैं? हर बच्चा नहीं तुतलाता। राइट, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं। तो अगर इन ऑप्शंस के थ्रू अगर समझो तो ये कहा जाएगा कि बच्चे तुतलाते, पठन लेखन में दक्ष होते नहीं, स्व अभिव्यक्ति कर पाते नहीं, या भाषा के व्याकरणिक नियम तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, क्योंकि हर बच्चा नहीं तुतलाता। ठीक है, बट अब क्योंकि ऑप्शंस में दिए तो आपको इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। सुरभि क्या कर रही है? अक्सर ई वाले शब्दों को, सॉरी, हाँ, सुरभ क्या है? अक्सर ई वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। जो ई आता है वो गलत तरीके से उच्चारित करती है। उसे ड़ा पढ़ने वाले शब्दों की सूची पढ़ने में बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे, या उसे ड़ा वाले, नहीं सॉरी, ड़ा लिखा ये जो ये होता है ना, ड़ा, या शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, या शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे ड़ा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराकर कहेंगे, या उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो ये आपका ऑप्शन राइट, क्योंकि कई बार होता है बच्चे कोई जो अक्षर होते हैं उसका उच्चारण नहीं कर पाते, तो वहां पे हमें क्या कहना है कि उन्हें कंफर्ट फील कराना कि ठीक है आप इसे बोलने की कोशिश करो। ठीक, उन्हें पहले सहज माहौल बनाएंगे, एक अच्छा वातावरण बनाएंगे, हमारा फोकस इस पे होगा, तब बच्चा सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? वर्ण की पहचान, विराम चिन्ह की पहचान, पढ़ने में प्रवाह, या अर्थ का निर्माण। तो जो प्राथमिक स्तर है उसमें आपका जो वर्ण की पहचान है ये जानना जरूरी है, या विराम चिन्ह का ज्ञान होना जरूरी है, या पढ़ने में प्रवाह जरूरी है, या अर्थ का निर्माण जरूरी है। तो जो प्राथमिक स्तर है उसमें क्या जरूरी है? उसमें आप बस पढ़ने में आपके प्रवाह आ जाए, ये ज्यादा जरूरी है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? जब भाषा की कक्षा में हम कहानी टीचर सुनाते हैं तो उसका मूल उद्देश्य क्यों सुनाना होता है कहानी? कि बच्चों को मजा आए, मनोरंजन हो, बच्चों की कल्पनाशीलता में विकसित हो, यानी कल्पना कर पाए, इमेजिनेशन पावर उनकी अच्छी हो, चिंतन कर पाए, सोच पाए, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत आए, या बच्चों को अनुशासन में रखें। तो आपने अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो बेसिक आप लगा दोगे, सिंपल सीधा आंसर इसका बनेगा कि बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास हो। बच्चे जितनी कहानी सुनेंगे उतने नए तरीके से चीजों को सोचेंगे और समझेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में क्या हो रहा है? बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय में आते हैं, जैसे अपनी अपनी अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। ठीक, अपनी अपनी कमियां, समस्याएं, भाषा, पाठ्यपुस्तकें। तो प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर आते हैं, जैसे अपनी अपनी भाषाएं, अपने अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा या जो फिल होगा वो होगा भाषा, और आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भाषा, कि अपनी अपनी भाषाएं लेकर आती हैं। कमियां, समस्याएं, पाठ्यपुस्तकें, तो ये कोई ऑप्शन नहीं हुआ। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। मौखिक अभिव्यक्ति का यह मतलब
क्या है और क्या नहीं है, जो नहीं है उसको बताना है। बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना, कि बातचीत में सक्रिय भागीदारी करना, तब तो पता ही चलता है मौखिक उनकी कैसी है, मौखिक अभिव्यक्ति कैसी है, तो वो तो गलत हो जाएगा। वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, जब कोई डिबेट होता है, कोई वाद विवाद होता है तो उसमें बोलें, तो इससे तो पता चलता है उनकी मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी है। क्या नहीं है हमें बताना है, तो इस बात पे जोर दें। कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना या अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, कहानी सुनकर शब्दशः दोहरा दिया जाए, ये उनकी मौखिक अभिव्यक्ति नहीं है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का। क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है। भाषा की कक्षा में जरूरी क्या है, क्योंकि आप एक भाषा शिक्षक हो तो क्या जरूरी है। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। तो इसमें जो सच होगा या जो सही होगा वो होगा कि उच्चारणगत जो शुद्धता है बच्चों की, उस पर भाषा शिक्षक ध्यान दे। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन सारे समझ आए होंगे। आप अपने पेपर्स अच्छे से करते रहिए, पीवाईक्यू आप सॉरी सॉल्व कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन अच्छा हो, आपका पेपर अच्छा हो, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड आई विश कि आप लोग अच्छे से पेपर दोगे। राइट, सो धन्यवाद।